तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या क्या स्टेप्स उसके होते हैं, और जो अंदर नेफ्रॉन या यूरिनरी ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी फंक्शन क्या है, जो फिल्ट्रेट बनता है ब्लड के फिल्ट्रेशन से उसके कंसंट्रेशन का मैकेनिज्म क्या है, देन जो किडनीज में फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को रेगुलेट कौन करता है, कौन से हार्मोन या कौन से न्यूरॉन्स करते हैं, या किस टाइप से और किस टाइप से उसका रेगुलेशन होगा। मिक्चुरेशन यानी एक्ट ऑफ यूरिनेशन कैसा प्रोसेस होता है, उसमें क्या क्या मतलब पॉइंट्स हैं। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 8 पॉइंट्स में हम ये चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। अब यहाँ पर सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बताई जा रही है कि ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, नंबर 2 बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन। ये मेनली दो मीन्स हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्युमुलेट होते हैं। हाँ बेटा, सर एक्सेस इंजेशन मतलब? ज्यादा खाने की वजह से, क्योंकि हमारे पास कोई रेड लाइट और ग्रीन लाइट तो है नहीं कि जैसे अमीनो एसिड का हमारा कोटा पूरा हुआ, रेड लाइट जल जाए और हम खाना बंद कर दें। सर इसका मतलब ये जो है वो ज्यादा मतलब खाना खाने से मतलब जैसे खाते हैं वैसे ज्यादा, या फिर कोई न्यूट्रिएंट्स एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा आ गया? दोनों ही चीजें बेटा, दोनों ही चीजें। ठीक है, जो हम खा रहे हैं हो सकता है उसमें शुगर ज़्यादा हो सकता है उसमें आयन ज़्यादा हो सकता है कि उसमें ये सल्फेट फॉस्फेट सॉल्ट्स ज़्यादा हैं या अमीनो एसिड्स ज़्यादा हैं, अपने को पता नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन हम भरपेट खाना खाते हैं, ये हमारी मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल वाला है कि भाई खाना प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो एपेटाइट है वो गायब हो जाना चाहिए, हंगर खत्म हो जानी चाहिए। अब उसमें टेस्ट की वजह से हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज आयुर्वेदा में बोला जाता है कि उतना हमें खाना चाहिए जिससे हमारी हंगर शांत हो जाए। हंगर शांत हुई बस, दैट्स इट, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, तो बाकी तो लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, आपका लाइफस्टाइल जैसा होगा आपको हंगर उसी हिसाब से लगेगी, उतनी ही फ्रिक्वेंट लगेगी। लेकिन फिर भी आयुर्वेद ये कहता है कि भर पेट नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ये इंटरनल ऑर्गन विसरल ऑर्गन्स के लिए भी अच्छा नहीं होता। और बहुत ज़्यादा हम खा तो लेंगे लेकिन हमारे एंजाइम्स के सिक्रीशन की प्लस हमारे एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी लिमिटेड है। तो आप बहुत बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं तो उसके साथ साथ आप में एंजाइमेटिक सिक्रीशन और इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, इन दोनों की कैपेसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। अदरवाइज जस्ट एडिंग मटेरियल टू द फीकल मैटर वाली बात हो जाएगी। कि टोटली और पार्शियली क्यों बोला है, क्यों, क्योंकि यहां पर आ जाता है ऑस्मोलाइट्स, यानी कि सम एक्ट एज सॉल्यूट्स इन बॉडी, तो उन्हें कंप्लीटली बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में हम मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन पढ़ने वाले हैं। स्पेशल हमारा इंफेसिस होगा नाइट्रोजनस वेस्ट पर। नाइट्रोजनस वेस्ट 3 टाइप के होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये मेजर हैं। ठीक है, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म कौन सी होती है, अमोनिया। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर किसके लिए चाहिए, अमोनिया। यूरिक एसिड के लिए लीस्ट टॉक्सिक है, तो लीस्ट मतलब मिनिमम लॉस ऑफ वाटर के साथ इसका एलिमिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो गए कि भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी और एक्सेस इंजेक्शन से ये आते हैं। ठीक है, एक्सीटरी वेस्ट में क्या क्या इंक्लूड करोगे। ठीक है, तो ये सब कुछ इंक्लूड करोगे जो पहली 2 लाइन में दिया गया है। फिर इनका टोटल या पार्शियल रिमूवल हो सकता है, या बोथ एंड भी आएगा। फिर जनरली ये जो एक्सीटरी वेस्ट होते हैं इनका ओरिजिन क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं। मोस्ट टॉक्सिक कौन, लीस्ट टॉक्सिक कौन, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर किसमें, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर किसमें। तो
1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन इस पहले पैराग्राफ से बन रहे हैं. Next thing is what? The process of excreting ammonia is ammonotelism and likewise ureotelism and uricotelism होता है. क्वेश्चन का पॉइंट ये केवल ये नहीं है, क्वेश्चन का पॉइंट ये है कि इनके एग्जाम्पल क्या है. सो मैनी बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे. बोनी फिशेज की बात की गई है, वो भी मैनी बात की गई है, ऑल नहीं बात की है, यानी कि कुछ एक्सेप्शंस हैं बोनी फिशेज के जो कि अमोनिया नहीं रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं. तो अमोनिया रीडली सॉल्युबल, ये तीसरी प्रॉपर्टी आप अमोनिया की पढ़ रहे हैं. ओके, we just studied in first paragraph that ammonia is highly soluble. Okay, sorry, ammonia is highly toxic, and that's why large amount of water is required for its elimination. Now we are discussing about its solubility. It is readily soluble, easily soluble, highly soluble we can say, and generally excreted by diffusion across body surfaces or through gill surfaces in fishes as ammonium ions. ये क्वेश्चन का पॉइंट, किस फॉर्म में अमोनिया एलिमिनेट होता है, अमोनियम आयंस. और दूसरे ही नेक्स्ट ही सेंटेंस में एक और क्वेश्चन है बेटा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, काफी बार इससे फ्रेम होता है. क्या कि क्या किडनी का कोई रोल है अमोनिया के एलिमिनेशन में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, किडनीज का कोई रोल नहीं है. बस फिशेस की बात हो रही है ना? हाँ बेटा, किडनी वाला इसमें से फिशेस में नहीं आता ना ये रोल किडनी का? हाँ हाँ, इसका मतलब समझे कि फिशेज में बेशक किडनीज हैं और फिशेज बेशक अमोनोटैलिक हैं, लेकिन फिशेज में किडनीज अमोनिया को मेनली नहीं रिलीज कर रहे हैं. किडनीज से उनका ऑस्मो रेगुलेशन भले ही चल जाए, किडनीज से फिशेज में ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सेस वाटर वगैरह का एलिमिनेशन भले ही चल जाए, लेकिन वहां से अमोनिया का कोई रिलेशन नहीं है. फिशेज वर्टिब्रेट्स हैं, वहां पर किडनी डेवलप है, लेकिन किडनी और अमोनिया का कोई रिलेशन नहीं है. Terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water. Why? Because terrestrial adaptation में आसपास एयर है, लैंड है, वहां पर आसपास हमेशा वाटर नहीं है. ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ दिस अडेप्टेशन. कंजर्वेशन ऑफ वाटर is the need to survive, is the need for surviving the terrestrial habitat. So what the body has, ये सर उसमें होता था ना कंगारू रैट में? बिल्कुल बिल्कुल. तो मैमल्स जो हैं, मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया. इसमें एग्जांपल क्या क्या जाएगा? मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस, ये यूरियोटैलिक होते हैं. अब अमोनिया तो मतलब बनेगा तो अमोनिया ही डायरेक्टली यूरिया बहुत कम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में बनता है. मेनली यूरिया बनता है यूरिया साइकिल से. ठीक है, और ये यूरिया साइकिल कहाँ होती है और कैसे होती है? अमोनिया से बनेगा यूरिया. तो इसके बाद क्या होगा? उसका ब्लड में रिलीज किया जाएगा. ब्लड में से कहाँ जाएगा? किडनीज में जाएगा, किडनीज में से फिल्टर होकर रिमूव हो जाएगा. और जो बात हमने अभी ऊपर डिस्कस की थी कि यूरिया इज ऑल्सो यूजफुल टोटली और पार्शियली में, जो हमने ऑस्मोलाइट्स की या इसेंशियल सॉल्यूट्स की बात की थी, उसको एनसीईआरटी ने एक लाइन में लिख भी दिया है अलग से कि सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी. आगे आपको पता चलेगा कि डीप इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड किडनीज एंड सोडियम ions actually maintain higher osmolarity, because of which greater absorption and final absorption of water take place from collecting ducts. Okay, that is its significance. आगे हम देखेंगे उसे. Reptile, birds, land snail and insects. कौन से insects? Aquatic नहीं, aquatic insects नहीं. क्यों? क्योंकि aquatic insects तो अमोनोटैलिक होते हैं. हम यहाँ पर बाकी insects की बात कर रहे हैं. Reptile, bird, land snails and insects excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water and are known as uricotelic animals. यूरिया किसी आयन के फॉर्म में रिलीज होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. अमोनिया किसी आयन के फॉर्म में रिलीज होता है? बिल्कुल. कौन सा? अमोनियम आयन along with water. यूरिया along with water.
then uric acid along with water, no, minimum loss of water, along with fecal matter, क्योंकि रेप्टाइल हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, और जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, लैंड स्नेल्स का तो इस टाइप से नहीं, एक्सक्रीटरी पोर अलग होता है उनका, लेकिन रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में बेटा क्लोएका होता है, यू नो अबाउट क्लोएका ना, क्लोएका, तो रेप्टाइल और बर्ड्स में क्लोएका होता है, इंसेक्ट्स में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमने पढ़ा था, माउथ, बगल कैविटी, फेरिंग्स, क्रॉप, गिजार्ड, hepatic CK, then midgut, then malpighian tubule, then ileum, colon, rectum, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू ही रिमूव हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट नहीं है। तो पहला पैराग्राफ से हमने 6-7 क्वेश्चन उठाए, दूसरे पैराग्राफ में भी बहुत सारे क्वेश्चन के पॉइंट है, जैसे एग्जांपल पे तो आप मानो ही मानो क्वेश्चन है, अमोनोटेलिज्म कहाँ है, यूरियोटेलिज्म कहाँ है, यूरिकोटेलिज्म कहाँ है, 3 क्वेश्चन ये हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए कि इनकी फॉर्म क्या होती है, अमोनियम आयन, यूरिया और पैलेट और पेस्ट, ठीक है, तो 3-3 6 क्वेश्चन होने के बाद 7वां क्वेश्चन है कि रीडली सॉल्युबल होता है, ठीक है, कैसे एक्सक्रीट होगा, सिंपल डिफ्यूजन से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है कि किडनीज का कोई रोल होता है इसमें, नहीं होता। 10वां क्वेश्चन है कि बनता कहां पर है, ये यूरिया कहां बनता है, किस चीज से बनता है, ठीक है, तो अमोनिया से बनता है और लिवर में बनता है, ठीक है। तो इस टाइप से 9-10 क्वेश्चन आपके इस वाले पैराग्राफ में फ्रेम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल किंगडम में ट्रेंड क्या है एक्सक्रीटरी वेस्ट का। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में, मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स होती हैं, जिसको हम नेफ्रीडिया या प्रोटोनेफ्रीडिया बोलते हैं। सबसे पहले तो प्रोटोनेफ्रीडिया बोलेंगे या फ्लेम सेल बोलेंगे बेटा, कहाँ, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में या फ्लैटवर्म्स में। एग्जांपल भी दे रखे हैं फ्लैटवर्म के, प्लेनेरिया रोटिफर्स, सम एनेलिड्स एंड द cephalochordate. Some annelid, I want to emphasize on these 2 words, some annelids, okay, and primarily concerned with ionic and fluid volume regulation, ठीक है। नेफ्रीडिया आते हैं सबसे पहले किसमें, अर्थवर्म एंड अदर एनेलिड्स में, नेफ्रीडिया। अगर आपसे पूछेंगे एनेलिड में क्या होता है तो प्रोटोनेफ्रीडिया मत बताना, वहां पर प्रोटोनेफ्रीडिया नेफ्रीडिया अगर दोनों होगा तो नेफ्रीडिया आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन जनरल बातें नहीं होती हैं, एक्सेप्शन को जनरल कैटेगरी में आप नहीं लोगे, ठीक है। जनरली जब आपसे पूछा जाएगा तो मोस्टली जिसमें जो चीज मिलती है वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेफ्रीडिया किस चीज में काम करता है, आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन में तो प्रोटोनेफ्रीडिया है। नेफ्रीडिया की हेल्प से नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड और आयनिक बैलेंस तो करता ही है प्रोटोनेफ्रीडिया की तरह, साथ ही साथ इसमें कैपेसिटी है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को भी रिमूव कर सकता है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनेफ्रीडिया एंड नेफ्रीडिया is of one additional function, that is the removal of nitrogenous waste. Now Malpighian tubule की जब बात आती है तो यहां पर आ जाएंगे कौन, इंसेक्ट्स, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एंटिनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड ये प्रॉन्स में आ जाएंगे, बात आर्थ्रोपोडा तक करके इन्होंने खत्म कर दी, क्योंकि ऊपर बताया है मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स होती हैं, जबकि वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होते हैं, किडनीज, ठीक है। किडनी एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन है, किडनीज आर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स। किडनी को देखने से पता नहीं चलेगा कि किडनी ट्यूबुलर कहाँ है, सर किडनी तो बीन शेप होती है, हाँ, लेकिन उसके अंदर तो ट्यूब्यूल्स है ना, तो इसलिए आप उसको कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन कह सकते हैं। अभी सुबह हम लोग जब सेशन कर रहे थे सुपरविजन बैच में, तो जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास थे, हम उसको डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर कई बार कंफ्यूजन हुआ स्टूडेंट्स को, क्योंकि एनसीईआरटी स्पेसिफिक तैयारी नहीं थी, ठीक है। तो जब हम एनसीईआरटी पे फोकस्ड होके आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, एनेलिड अगर बोला है और प्रोटोनेफ्रीडिया नेफ्रीडिया दोनों है, और एनसीईआरटी में सम एनेलिड बोला हुआ है प्रोटोनेफ्रीडिया में, ठीक है, तो भी नेफ्रीडिया आप चुनोगे, क्यों, क्योंकि वो जनरलाइज्ड टर्म है, ठीक है।
फिर ये कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन वाली बात जो है, क्या किडनीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट किडनीज, तो उसमें अगर ये आ जाए कि किडनीज आर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन, ठीक है, तो किडनीज तो जो है जनरली हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं बीन शेप्ड ऑर्गन है, ट्यूबुलर ऑर्गन का है, ठीक है। नहीं, उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि किडनी ट्यूब्यूल जैसी दिखती है, नहीं, इनके कहने का मतलब है कि किडनीज में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर नेटवर्क है, ठीक है, इसलिए किडनीज आर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है। यस सर। सो यहाँ से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये 3 पैराग्राफ हमने पढ़े हैं, ये फुल ऑफ क्वेश्चन पॉइंट है बेटा, फुल ऑफ क्वेश्चन पॉइंट है। सर ये एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड्स है जो केवल प्रॉन्स में मिलती हैं, क्रस्टेशियन में मिलती है। क्रस्टेशिया इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द आर्थ्रोपोडा फाइलम। लेट्स स्टार्ट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, आप लोगों को काफी फैमिलियर भी है। 1 पेयर किडनी होती है, 1 पेयर यूरेटर होता है, 1 अनपेयर्ड सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होता है और 1 अनपेयर्ड या सिंगल यूरिथ्रा होता है, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पर एक एसोसिएटेड ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल, रीनल वर्ड आता है किसके लिए? किडनीज के लिए, ठीक है। और यूरिन वर्ड आता है भाई यूरिन के लिए, तो यूरिनल, यूरिनल बोलते हैं ना, यूरिनल या जो टॉयलेट्स वगैरह बने होते हैं गवर्नमेंट वाले, तो यूरिनल उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वही है, रीनल, रीनल वर्ड आता है किडनीज के लिए। एड्रीनल यानी रीनल के एडजेसेंट, यानी किडनी के एडजेसेंट, किडनीज के आसपास ही, ठीक है। तो कहां पर? टॉप पर, इसलिए और क्या कहते हैं? क्राउन ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और क्राउन ग्लैंड। ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, आप लोग कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। यहां पर हमारे पास नीचे आता हुआ एब्डोमिनल एओर्टा, डोर्सल एओर्टा है जहां से रीनल आर्टरीज एंटर कर रही हैं इस कॉनकेव, आई रिपीट, इस कॉनकेव एरिया में, जिसको हम कहते हैं हाइलम, इसे हम कहते हैं हाइलम। और यहां से इमर्ज आउट होती है, आई रिपीट, आई रिपीट, और आप लोग ध्यान से सुनिए, रीनल आर्टरी बेटा मर्ज इन होती है या सप्लाई इन होती है, ठीक है। और यहां से 2 चीजें बाहर निकलती हैं, अटैच 3 चीजें हैं, आर्टरी, वेन, यूरेटर। लेकिन कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। ये फ्लो ऑफ लिक्विड विद इन दैट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि हम इसको इमर्ज आउट होता हुआ कहेंगे या मर्ज इन होता हुआ कहेंगे, ठीक है। सो ज्वाइन इन होती हैं यहाँ पर रीनल आर्टरीज, ठीक है, और यहां से इमर्ज आउट होते हैं यूरेटर्स और रीनल वेन। रीनल वेन किसको ज्वाइन करेगा? इंफीरियर वेना केवा को, जो कि कहां ओपन होती है? यस, कहां? हेलो, इंफीरियर वेना केवा ओपन इन रीचियर वेना केवा, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, बिल्कुल। अब यहाँ पर यूरेटर जो है जिस एक ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर से बनते हैं उसको हम कहते हैं पेल्विस या रीनल पेल्विस, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं इंटीरियर ऑफ किडनी में, जो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है हमारा किडनीज का, तो इन्हें हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स या मेडुला सिंपली। और ये जो आउटर रीजन है, दिस आउटर रीजन इज नोन एज कॉर्टेक्स, आउटर लाइटर रीजन। और आप ये देख रहे हो कि जो कॉर्टेक्स है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, आप ये देख रहे हो कि ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स इज हैविंग इनवेजिनेशन इन द मेडुला रीजन, एक्चुअली इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। इस इन्वेजिनेशन को क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है, कॉलम ऑफ बर्टिनी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये क्या है बेटा? कलेक्टिंग डक्ट है। ये कलेक्टिंग डक्ट यहां पर, ये यहां पर क्या बना रहे हैं? ये है बेटा डक्ट ऑफ बेलिनी, ये है डक्ट ऑफ बेलिनी। और ये डक्ट ऑफ बेलिनी जो है, यहां पर एक प्रोट्रूजन है, ये देखो, ये जो माइनर कैलिक्स है, ये माइनर कैलिक्स है, ये जो छोटी सी डक्ट है ये माइनर कैलिक्स है। माइनर कैलिक्स जब मेडुला से कनेक्ट होता है तो यहाँ पर एक प्रोजेक्शन आता है, इस प्रोजेक्शन को कहते हैं रीनल पेपिला, ठीक है। इस प्रोजेक्शन को कहते हैं, इस वाले प्रोजेक्शन को
रीनल पेपिला, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट से डक्ट ऑफ बेलिनी रीनल पेपिला में होती है, रीनल पेपिला से माइनर कैलिक्स से ये दो माइनर कैलिक्स आपस में जुड़ गया, मेजर कैलिक्स बन गया, ये दो आपस में जुड़ गया, मेजर कैलिक्स बन गया। अब ये मेजर कैलिक्स कहाँ ओपन हो गया? पेल्विस में, रीनल पेल्विस में, वहां से अराइज हो गया है क्या? यूरेटर। इज दिस क्लियर? यस, ओके। अब आ जाइए यहाँ पे। इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चीजें होती हैं? 1 पेयर किडनीज, 1 पेयर यूरेटर, अनपेयर्ड यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। पहली बात। दूसरी बात, फिश ब्राउन bean shaped structure situated between the levels of last thoracic and third lumbar vertebra। एक ही सेंटेंस में बहुत सारे क्वेश्चन। क्या? रेडिश ब्राउन है कलर, बीन शेप है शेप, सिचुएशन है लोकेशन, कहां? लास्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर, ठीक है। उसके बाद ये लोकेटेड बॉडी में डॉर्सल और वेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कहां है? डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी से अटैच, ठीक है। तो क्या क्या कंसिस्ट होता है? कलर क्या है, शेप क्या है और इसकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बन गए यहां से कि क्या क्या चीजें होती हैं, कलर क्या होता है, शेप क्या होता है, कितने से कितने थोरेसिक वर्टिब्रा तक ये होता है। सर ये क्या करेंगे जान के? ये करेंगे जब आपको पेशेंट को ट्रीट करना होता है, उसकी किडनीज को ऑपरेट करना होता है या किडनीज में डायरेक्टली ऊपर से इंजेक्शन आपको लगाना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि किडनीज जो है लोकेटेड कहां पर है, ठीक है। तो आप जो है उसको पेट के बल लिटाएंगे और उसके बाद फिर आपने जो एनाटॉमी के इतने सारे प्रैक्टिकल्स कर रखे हैं उससे आप लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री को काउंट करोगे वहां पर और वहां से थर्ड लंबर तक आओगे और दोनों साइड में आप निशान बनाओगे और उस एरिया के बीच में आप इंजेक्शन डालोगे, ठीक है। डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल। बना दो सर। हाँ बेटा, सर वो वाला कि आर्टरी का फ्लो अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है, वो एक बार डायग्राम में यहाँ पे बता दो, मैं लिख दूंगी। हाँ देखो, इंफीरियर वेना केवा कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग वो है बेटा, कलेक्टिंग ब्लड वेसल है इंफीरियर वेना केवा। यहां से ऊपर जाएगा, यहां से ब्लड ऊपर जाएगा, तो यानी कि इंफीरियर वेना केवा जो रीनल वेन के थ्रू ब्लड सप्लाई ले रही है उसको लेकर ऊपर जा रही है। तो यानी कि रीनल वेन्स जो हैं वो इमर्ज आउट हो रही हैं, रीनल वेन्स आर इमर्जिंग आउट ऑफ द किडनीज फ्रॉम द एरिया which is concave and known as हाइलम और हाइलस, रीनल हाइलम या रीनल हाइलस, वहां से इमर्ज आउट हो रही हैं और ऊपर की तरफ इंफीरियर वेना केवा में ब्लड ड्रेन कर रही हैं। तो रीनल वेन इमर्ज आउट हो रही हैं। रीनल आर्टरीज डॉर्सल एओर्टा नीचे ब्लड लेके आ रहा है और यहां से